हेलो 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 माय डियर दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। देखो, पेपर के लिए बिल्कुल फटाफट एक नज़र में पूरा रिवीजन करवाने के लिए लाए हैं ये वन शॉट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इन्फ्लामेशन। ये होता है बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, मतलब कि बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्यों होता है? जब कहीं पर चोट लग जाती है तो उस चोट वाली जगह पर जो बॉडी में एक ओपनिंग बन गई है तो उस ओपनिंग में माइक्रोब्स के आने का खतरा होता है। तो उन माइक्रोब्स को मारने के लिए वहाँ पर WBC पहुँच जाती है। तो उतनी स्पेस जो सिर्फ 10-15 सेल्स के लिए थी उसमें माइक्रोब्स, WBC और जो डिवाइड होकर नई सेल्स बने इतनी सब लोग आ जाएंगे तो वो जगह फूल जाती है, इसलिए वहाँ सूजन आ जाती है। उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट वाली अचानक हो जाती है, जैसे चोट लगी और अचानक से सूजन आ गई, और क्रॉनिक वाली जो बहुत टाइम से सूजन बनी हुई है। अब इसके कॉज क्या है? अगर चोट लग जाती है तब सूजन होती है, और कोई इन्फेक्शन हुआ हो तब होती है। इसके साइन सिम्टम, इसके 4 कार्डिनल साइन होते हैं। पहला है रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग। अब जैसे कहीं पर चोट लगेगी या फिर इन्फ्लामेशन हुआ, कहीं पर चोट लगेगी या फिर इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे सूजन तो आ ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे WBC और माइक्रोब्स पहुँच गए हैं। सूजन आएगी तो वहाँ दर्द भी होगा, क्योंकि वहाँ पे घमासान मचा हुआ है और दर्द होगा। और उतनी जगह बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, WBC और माइक्रोब्स की लड़ाई हो रही है और नई नई सेल्स बन रही, तो इसलिए वहाँ की जगह बहुत गर्म हीट हो जाएगी, और जब कहीं हीट होती है तो वो जगह लाल भी पड़ जाएगी। तो स्वेलिंग, पेन, हीट और रेड हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले रिकॉग्निशन, सबसे पहले उस माइक्रोब्स को पहचाना जाएगा, फिर वेसोडाइलेशन। अब WBC को आना है उस माइक्रोब को मारने के लिए, तो WBC ब्लड के अंदर है तो WBC को सबसे पहले ब्लड से निकालना पड़ेगा। तो ब्लड से निकालने के लिए वेसल्स को डायलेट कर दो, फिर इंक्रीज परमेबिलिटी, वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ा दो। अब जैसे परमेबिलिटी बढ़ेगी WBC वहाँ से निकल जाएगी। अब WBC निकल तो वही, पर उसको उस साइड तक पहुँचने के लिए माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट होने के बाद फेगोसाइटोसिस होगा। फेगोसाइटोसिस मतलब कि उस माइक्रोब्स को खा लेना। नेक्स्ट है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग मतलब होता है रीस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब कहीं पे चोट लग गई थी तो अब उसको वापस से भरना है, रीस्टोर करना है, उसको बोलेंगे वुंड हीलिंग। अब ये दो टाइप से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब छोटी मोटी चोट लगे तो उसको प्राइमरी, और जब बड़ा घाव लग जाए तो सेकेंडरी। स्टेज क्या है? सबसे पहले कोएगुलेशन होगा। जैसे ही चोट लगेगी तो वहाँ पे थक्का बन जाएगा, सबसे पहले ब्लड क्लॉट बनता है, फिर वहाँ थोड़ी सी इन्फ्लामेशन आ जाएगी, फिर एपिथेलियल माइटोसिस मतलब कि नई खाल आने के लिए वहाँ पे विभाजन होगा, फिर ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनेंगे। ग्रेन्युलेशन टिश्यू जैसे कहीं पर चोट लगती है तो एक अलग से निशान हो जाता है, तो वो ग्रेन्युलेशन टिश्यू की वजह से होता है, और उस निशान को स्कार बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट वुंड कॉन्ट्रैक्शन। अब प्राइमरी वाले में ये 4 ही स्टेप होते हैं, पर सेकेंडरी वाले में ये 5वां स्टेप अलग से होता है, वुंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि घाव बहुत बड़ा है तो लास्ट में वो घाव कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब इन्वेजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। टाइप प्राइमरी मतलब जब कोई बाहर से बैक्टीरिया आए अपने अंदर, इन्वेजन कर ले और अपना मल्टीप्लिकेशन करने लगे तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। इसके टाइप में प्राइमरी, सेकेंडरी, री इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, नोसोकोमियल, फोकल। प्राइमरी वाला मतलब पहली बार कोई माइक्रोब आया है, और जब वही माइक्रोब फिर से आ जाए तो उसको री इन्फेक्शन। अब अगर कोई दूसरे प्रकार का माइक्रोब आ जाए तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। क्रॉस इन्फेक्शन जब एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैले तो उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और फोकल इन्फेक्शन जो किसी एक साइट पे हो। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मतलब डायरेक्ट आपने किसी बैक्टीरिया वायरस को टच कर लिया या कोई बीमार इंसान को टच कर लिया तो हो जाएगा। इनडायरेक्ट किसी बीमार इंसान ने किसी चादर को छुआ और उसी चादर को आपने छू लिया, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। एयरबॉर्न जैसे स्नीजिंग और कफिंग की वजह से जो होता है। वेक्टरबॉर्न कोई वेक्टर जैसे कि मक्खी, मच्छर, इनकी वजह से हो तो उसे वेक्टरबॉर्न इन्फेक्शन बोलेंगे। अब प्रिवेंशन, इससे बचाव करना है। बचाव के लिए क्या करेंगे? हैंड वॉश, PPE, पर्सनल इक्विपमेंट। इससे बचाव के लिए हैंड वॉश करेंगे रेगुलरली, PPE किट का यूज़ करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वैक्सीनेशन करेंगे, वेक्टर कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है सेल डेथ या नेक्रोसिस। क्या है? अभी लोकलाइज्ड एरिया में किसी बॉडी के किसी पार्ट में सेल्स की डेथ हो जाती है, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। इसके कारण क्या है? कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हाइपोक्सिया की वजह से सेल डेथ हो सकती है। केमिकल एजेंट, कहीं एसिड फेंक दिया किसी ने तो उस पर वहाँ के एरिया की सेल डेथ हो जाएगी। फिजिकल एजेंट जैसे कहीं ट्रोमा, स्ट्रोक हो गया तो वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो सेल्स की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है माइक्रोब्स की वजह से हो जाएगी। अब टाइप में है ठोस, द्रव, गैस। अगर ये 3 याद कर लिए तो आधा काम हो गया। ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब कोएगुलेटिव, द्रव लिक्विड, गैस गैसियस। फिर फैटी, फाइब्रोनॉइड, ग्रेन्युलस। फैटी, फाइब्रोनॉइड और गैंग्रीनस। यहाँ से स्टार्ट होने जा रही हैं IMP डिसीज़। IMP डिसीज़ में हम 8 डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। TB, निमोनिया, COPD, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, हेमीप्लेजिया, पेप्टिक अल्सर और ट्यूमर। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस। तो देखो, अब आपको सबसे पहले किसी भी बीमारी में 6 से 7 चीज़ें लिखनी है। उसकी डेफिनेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर पता है तो वो लिखो, टाइप अगर है उसके तो टाइप लिखो, नहीं तो कॉज कंपलसरी है, साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट, ये तो लिखना ही है।
तो डेफिनेशन की जुगाड़ क्या है कि जो आप पैथोफिजियोलॉजी और कॉज में लिखोगी उसी को डेफिनेशन के अंदर लिख दो। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में लिसन यानी छाला बन जाता है और कैविटेशन हो जाता है, तो इसमें आप लिख सकते हो। और कॉज क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी कि लंग्स में लिसन और कैविटेशन हो जाता है ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इनहेलेशन और इंजेक्शन, मतलब आपने सांस के द्वारा या फिर किसी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू ये अंदर चला जाता है। इसके टाइप्स दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाला अगर फर्स्ट टाइम टीबी का इन्फेक्शन हो तो प्राइमरी, और अगर फिर से वही टीबी रिएक्टिव हो गई या फिर अलग से कोई सा इन्फेक्शन आ गया, दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ, तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। अब कॉज पहले ही बता दिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। साइन एंड सिम्टम, फीवर, स्वेटिंग, कफ, जितनी भी रेस्पिरेटरी की डिसीज होंगी उनमें कफ तो पहले आएगा। अब है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले जो इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आया, वो अपर लोब पे अटैक करेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर वो बना देगा वहाँ पे एक लिसन यानी छाला बना देगा। जैसे छाला बनेगा तो प्लूरा के पास पहुँच जाएगा, प्लूरल जो प्लूरल कैविटी है, और छाला बनाते बनाते वो छाला इतना बड़ा हो जाएगा कि वहाँ एक गड्ढा कैविटेशन हो जाएगा। इसकी साइट्स, टीबी मेनली कहाँ कहाँ होती है, तो लंग्स, इंटेस्टाइन, टॉन्सिल और स्किन में होती है। स्किन रेयर होती है और मेनली सबसे कॉमन होती है लंग्स में। अब सेकेंड डिसीज है निमोनिया। निमोनिया में भी डेफिनेशन वही पैथोफिजियोलॉजी और कॉज को मिला के लिखना है। इसका मोड क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ब्लड से और लोकली। कॉज डिप्लोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स, कफ और स्पुटम आता है। पैथोफिजियोलॉजी में लिखेंगे सबसे पहले अपना डिप्लोकोकस निमोनिया आएगा, वो एल्वुलाई में मल्टीप्लाई होगा। ये मेनली एल्वुलाई को अफेक्ट करता है। एल्वुलाई फिल हो जाएगी फ्लूइड से और वहाँ इन्फ्लामेशन आ जाएगी। इन्फ्लामेशन रेड कलर की थी, ठीक है, तो अभी लंग्स रेड कलर के दिखेंगे। फिर जब वहाँ पर डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को भरने के लिए वहाँ पर वुंड हीलिंग होगी। वुंड हीलिंग के लिए फाइब्रस टिश्यू बनेंगे। फाइब्रस टिश्यू ग्रे कलर के होते हैं, तो वहाँ ग्रे दिखने लगेंगे लंग्स। फिर गैस एक्सचेंज में डिफ़िकल्टी होगी, इसे ही निमोनिया बोलते हैं। नेक्स्ट है सीओपीडी। सीओपीडी जब एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस दोनों की कंडीशन बन जाती है तो उसको सीओपीडी बोलते हैं। अब एम्फाइसीमा में क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन, मेनली एल्वुलाई की वॉल में, और ब्रोंकाइटिस भी स्मोकिंग की और पॉल्यूशन वगैरह की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से। इसमें भी लंग इन्फेक्शन होता है, पर इसमें ब्रोंकियोल्स अफेक्ट होती हैं। अब इनमें थोड़े से डिफरेंस हैं। एम्फाइसीमा में स्किन पिंक हो जाती है और ब्रोंकियोल्स में ब्लू हो जाती है। एम्फाइसीमा में इंसान थिन हो जाता है और इसमें ओवेस हो जाते हैं। एम्फाइसीमा में कफ के बाद डिस्पनिया यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, और ब्रोंकाइटिस में पहले डिस्पनिया यानी ऑक्सीजन की कमी होगी फिर कफ होगा, और कफ थोड़ा बहुत होता है, माइल्ड टू मॉडरेट। पर एम्फाइसीमा में तो भयंकर सीवियर कफ होता है। ये इसको आप इसके साइन एंड सिम्टम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हेमीप्लेजिया। हेमी मतलब हाफ और प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है पैरालिसिस में, मतलब उतना पार्ट आपका काम नहीं करेगा, कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसके कॉज क्या क्या है, ट्रॉमा, ट्यूमर, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट और डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब है इसके साइन एंड सिम्टम। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, और स्वेलोइंग, निगल नहीं पाएंगे। फिर डिप्रेशन और एंजाइटी तो रहेगी, शोल्डर पेन होगा। पैथोफिजियोलॉजी में अननोन कॉज कि मतलब मेनली इसका कॉज अभी पता नहीं चल पाया है, इसको अननोन कॉज मानेंगे। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में, जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई न्यूरॉन डेड होने लगते हैं। न्यूरॉन डेड होंगे वहाँ पे छाला या लीसन बन जाते हैं, इसी से हेमीप्लेजिया की कंडीशन बन जाती है। अब नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर भी वही है जो अपने पैथोफिजियोलॉजी में लिखा है कि लिसन या फिर सोल बन जाते हैं कहीं में, स्टमक में। इसके कॉज हैं, 4 मेन कॉज हैं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होगा, या फिर एनसेड दवाई की वजह से होगा, शराब पीने की वजह से होगा, और स्ट्रेस में होगा। साइन एंड सिम्टम क्या देखेंगे कि बर्निंग यानी जलन होगी, एब्डोमेन पेन होगा। देखो अब जलन हो रही है तो दर्द तो ऑब्वियसली होगा। अब दर्द हो रहा है तो पेट के अंदर जो भी है खाना पीना वो सब वॉमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे खाना पीना बाहर निकला, मतलब खाया पिया आपको लगा नहीं, तो आप हो जाएंगे दुबले पतले कमज़ोर, वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा तो इस चिंता में आपकी भूख मर जाएगी, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में कॉज वही इटियोलॉजिकल फैक्टर आएगा, फिर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, HCl की मात्रा बढ़ गई अब स्टमक में, तो डैमेज म्यूकोसा डैमेज हो जाएगी और वहाँ पे छाला बन जाएगा, लीसन। इसके मैनेजमेंट के लिए सर्जरी करते हैं, अल्सर रिसेक्शन और वैगोटोमी। अल्सर रिसेक्शन में जितना पार्ट में अल्सर हुआ है उस पार्ट को काट के अलग कर देते हैं, और वैगोटोमी में एक वेगस नर्व होती है, उस वेगस नर्व का कनेक्शन काट देते हैं। अब नेक्स्ट है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, जब सेल्स की अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है उसको ट्यूमर बोलते हैं। ये 2 टाइप्स होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर ये अच्छा वाला ट्यूमर है, इसमें क्या है, इसकी ग्रोथ रेट स्लो है, ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ता, पर मैलिग्नेंट हाई ग्रोथ रेट। और इसको बेनाइन वाले के ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, तो ये ज़्यादा मतलब फैलता भी नहीं है, कैप्सूल की वजह से कवर हो गया, इतने एरिया में रहेगा। पर मैलिग्नेंट वाले में कैप्सूल नहीं है, इसीलिए वो आजू बाजू के में इन्वेजन कर लेता है, फैल जाता है। लोकल इन्वेजन मतलब आजू बाजू के सेल्स में फैलना। तो बेनाइन वाला नहीं फैलता है, पर मैलिग्नेंट वाला फैलता है। बेनाइन वाले में माइटोसिस भी नहीं हो रहा है, मतलब वो नई कोशिका नहीं बना रहा है फैलाने के लिए, पर मैलिग्नेंट वाला तो बनाता है और फैलाता भी है।
फिर बिनाइन वाले में हेमरेज नहीं होता है और मैलिग्नेंट वाले में हो जाता है। वेल डिफ्रेंशिएट मतलब बिनाइन वाले को अलग से पहचान सकते हैं कि ये ट्यूमर है और ये नॉर्मल सेल है, पर मैलिग्नेंट वाले को वेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पुअरली डिफ्रेंशिएट है, वो मिक्स हो जाता है नॉर्मल सेल्स के साथ। अब जो बिनाइन ट्यूमर है उसके लास्ट में ओमा लगा होता है, जैसे कि फाइब्रिनोमा, और मैलिग्नेंट के लास्ट में कार्सिनोमा लगा रहता है, जैसे कि स्क्वेमस कार्सिनोमा।